नमस्कार, मैं डॉक्टर एसएमएच रिजवी आज आपके सभी के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिजिनस पीपल, स्वदेशी लोगों का मानव विज्ञान, जिसकी यूनिट 7 और 8 आज मुझे कवर करना है। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को, स्टूडेंट्स को और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो कुछ टॉपिक्स इस तरह से हैं कि जैसे डर्मेटोग्लिफिक्स और अन्य जैविक डर्मेटोग्लिफिक्स एंड अन्य जैविक लक्षण, फेनिलथियोकार्बामाइड पीटीसी एंड वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, जनजातियां, इसके अंतर्गत अवधारणा, महत्व और विशेषताएं। इसके अतिरिक्त भारत में जनजातियों की संवैधानिक स्थिति और प्रकार और अनुसूचित क्षेत्र, इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के लिए विनिमय। इन समस्त शीर्षकों पे आज की चर्चा आधारित है। सर्वप्रथम डर्मेटोग्लिफिक्स। डर्मेटोग्लिफिक्स दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, डर्मा एंड ग्लाइफ। डर्मा मीन्स या डर्मा का अर्थ है त्वचा और ग्लाइफ का अर्थ है नक्काशी। अर्थात हम कह सकते हैं कि उंगलियों के निशान का वैज्ञानिक नाम डर्मेटोग्लिफ है। उंगलियों के निशान का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो है वो डर्मेटोग्लिफ है। अब हम बात करते हैं कि डर्मेटोग्लिफिक्स है क्या। डर्मेटोग्लिफिक्स एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो शरीर के कुछ हिस्सों जैसे उंगलियों, हथेलियों और तलवों पर एपिडर्मल लकीरों और उनके विन्यास से संबंधित है। ये बॉडी के वो पार्ट्स हैं जहां पे हेयर्स ग्रो नहीं करते हैं, रोएं नहीं उगते, जिसमें उंगलियां हैं, हथेलियां हैं और तलवे। ये शब्द अमेरिकी फिंगरप्रिंट विश्लेषण के जनक डॉक्टर हेराल्ड कमिंस द्वारा दिया गया था 1926 में। डॉक्टर हेराल्ड कमिंस ने 1926 में डर्मेटोग्लिफिक्स का आविष्कार किया। उन्होंने मानव विज्ञान, भ्रूण विज्ञान और आनुवंशिकी से उंगलियों के निशान के सभी पहलुओं का अध्ययन और खुलासा किया। डॉक्टर हेराल्ड, जिनका जन्म 1893 में और डेथ, इनके मृत्यु जो 1976 में हुई, इन्होंने डर्मेटोग्लिफिक्स के जनक या मानव हाथों की हथेलियों पर पाए जाने वाले त्वचा रिज पैटर्न के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में विश्व में मान्यता प्राप्त की। पैपिलरी लकीरें और उनके पैटर्न में रुचि प्राचीन काल से चली आ रही है। मनुष्य उंगली और हथेली के प्रिंट पैटर्न से आकर्षित होता रहा है। अगर हम बात करें कि भारत में फिंगरप्रिंट का आविष्कार किसने किया, तो मैं बताना चाहूँगा कि खान बहादुर काजी अजीजुल हक, जो बंगाली मूल के थे, जिनका जन्म 1872 में और मृत्यु 1935 में हुई, ब्रिटिश भारत में एक बंगाली आविष्कारक और पुलिस अधिकारी थे, खान बहादुर काजी अजीजुल हक, जो फिंगरप्रिंट की हेनरी वर्गीकरण प्रणाली विकसित करने में एडवर्ड हेनरी और हेमचंद्र बोस के साथ अपने काम के लिए उल्लेखनीय थे, जो अभी भी उपयोग में है। डर्मेटोग्लिफिक्स उंगलियों के निशान, हथेलियों के निशान और पैरों के निशान की एनालिसिस है, का विश्लेषण है। हर किसी के पास अपने अनूठे प्रिंट होते हैं, इसलिए
इसका उपयोग पहचान साबित करने के लिए आपराधिक फॉरेंसिक विश्लेषण में किया जा सकता है। किसी संदिग्ध या पीड़ित द्वारा छोड़े गए डर्मेटोग्लिफिक साक्ष्य ये पहचान सकते हैं कि अपराध स्थल पर कौन था और उसने क्या छुआ या क्या टच किया था। उसमें उनके प्रिंट आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि डर्मेटोग्लिफिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। डर्मेटोग्लिफिक्स त्वचा के रिज पैटर्न की स्टडी है, रिज पैटर्न का अध्ययन है। ये अच्छी तरह से स्थापित है कि उंगलियों के निशान के रिज पैटर्न अद्वितीय यानी यूनिक और व्यक्तिगत पहचान में हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं। फिंगरप्रिंट का उपयोग अक्सर औपचारिक पहचान बनाने के लिए किया जाता है और अभी भी किसी संदिग्ध को किसी विशेष अपराध स्थल से जोड़ने में सबूत के रूप में, प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। एक हमारे यहाँ बहुत कॉमन चीज है मेडिको लीगल। डर्मेटोग्लिफिक्स का मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। मेडिको लीगल का महत्व डर्मेटोग्लिफिक्स में क्या है। डर्मेटोग्लिफिक्स या फिंगरप्रिंट पैटर्न एपिडर्मल लकीरें, एपिडर्मल, जो आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होते हैं और किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं, इसलिए इनका उपयोग फॉरेंसिक टूल के रूप में, फॉरेंसिक उपकरण के रूप में किया जाता है। डर्मेटोग्लिफिक्स के फंक्शंस क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं। डर्मेटोग्लिफिक्स शरीर के कुछ हिस्सों, जैसा कि मैंने अभी बताया, हथेलियों, उंगलियों, तलवों, ये वो पार्ट्स हैं जहां पे हेयर्स ग्रो नहीं करते हैं, रोए नहीं उगते हैं। उंगलियों पर प्राकृतिक रूप से होने वाली लकीरों के निर्माण को भी संदर्भित करता है। ये वे क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर बाल नहीं उगते हैं और ये लकीरें वस्तुओं को उठाते समय या नंगे पैर चलने पर अधिक लाभ उठाने की अनुमति देती है। और ये जो लकीरें हैं ये अपरिवर्तनीय हैं, नॉन चेंजेबल होती हैं। डर्मेटोग्लिफिक्स शरीर के कुछ हिस्सों जैसे हथेलियों, तलवों, उंगलियों और पैर की उंगलियों पर प्राकृतिक रूप से होने वाली लकीरों के निर्माणों को संदर्भित करता है। जैसा कि मैंने अभी जो हमारी ये पिक्चर्स हैं इसमें आप शो कर रहे हूँ, देखें, ये वे क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर, जैसा कि मैंने बताया, कि बाल नहीं उगते हैं और ये उठाने की अनुमति वस्तुओं को देती हैं। देखिए ये हमारे फुटप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट है और ये हमारा पाम प्रिंट है, हथेली का प्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट है। आपने देखा इसमें बहुत सारी लकीरें हैं, रिच पैटर्न है, ये पैर का तलवा है, ये हथेली है। डर्मेटोग्लिफिक्स की विशेषताएं क्या हैं। डर्मेटोग्लिफिक्स उंगलियों के निशान, हथेलियों के निशान पर मौजूद एपिडर्मल यानी बिल्कुल ऊपरी वाला हिस्सा या पैटर्न के अध्ययन को संदर्भित करता है। ये एपिडर्मल लकीरें जीवन के अंतर गर्भाशयी चरण के दौरान भ्रूण के तंत्रिका विकास के साथ साथ बढ़ती हैं। ये देखिए, इसमें आपने देखा होगा, इसमें एक प्रिंसिपल लाइन आपको दिख रही है, दूसरा इंटरडिजिटल है, डिजिटल ट्रांसवर्स, प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स, रेडियल ट्रांसवर्स एंड रिच। ये देखिए रिच हैं और ये रिंकल्स हैं, ये इसमें दर्शाए गए हैं। डर्मेटोग्लिफिक्स के एप्लीकेशंस के यूज क्या है, अनुप्रयोग के उपयोग क्या है। इस यूनिक और अद्वितीय और अपरिवर्तनीय प्रकृति के कारण डर्मेटोग्लिफिक्स का उपयोग जनसंख्या अध्ययन, व्यक्तिगत पहचान और रूपात्मक और आनुवंशिक अनुसंधान के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण के रूप में किया जा सकता है। डर्मेटोग्लिफिक अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण शामिल है।
अब हम बात करते हैं कि डर्मेटोग्लिफिक्स की पृष्ठभूमि क्या है, इसका दायरा क्या है, इसका स्कोप क्या है। डर्मेटोग्लिफिक्स हस्तरेखा विज्ञान का एक उप विषय है जो हाथ की एपिडर्मल लकीरों, विशेष रूप से उंगलियों के निशान के अध्ययन से व्यक्ति को समझने का प्रयास करता है। 1820 के दशक में जोहान्स इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे द्वारा हाथों और पैरों पर पैपिलरी लकीरों के अध्ययन से विकसित हुआ। फिंगरप्रिंट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। चीनी पहली संस्कृत थी जिसने पहचान के साधन के रूप में घर्षण रिज छापों का उपयोग किया था। सबसे पहला उदाहरण किन राजवंश, ये एक राजवंश था जिसका नाम था किन, जो 221 से 206 ईसा पूर्व के एक चीनी दस्तावेज से मिलता है, डॉक्यूमेंट से मिलता है, जिसका शीर्षक है अपराध स्थल जांच की मात्रा। नेक्स्ट होता है DMIT टेस्ट कितना सटीक है डर्मेटोग्लिफिक्स के संदर्भ में। DMIT यानी डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको हम शॉर्ट में DMIT कहते हैं। DMIT की सटीकता का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है और व्यापक रूप से प्रशंसित है। किसी व्यक्ति के बौद्धिक और भावनात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने की इसकी क्षमता कई वैज्ञानिक अध्ययनों में अति विश्वसनीय साबित हुई है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, डर्मेटोग्लिफिक्स के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे उंगलियों के निशान के 3 सिद्धांत हैं। व्यक्तिगत विशेषता, किसी भी 2 उंगलियों का पैटर्न एक जैसा नहीं होता, किसी भी 2 उंगलियों का पैटर्न एक जैसा नहीं होता, अपरिवर्तित रहें। किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान फिंगरप्रिंट नहीं बदलेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये अपरिवर्तनीय रहता है। अद्वितीय पैटर्न यानी यूनिक पैटर्न, फिंगरप्रिंट में सामान्य पैटर्न होते हैं जो उन्हें आर्क, ये उनके नाम है, आर्क, लूप या होर्न के रूप में वर्गीकृत करना संभव बनाती हैं। उंगलियों के निशान के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। एक स्थायित्व, नंबर 2 वैयक्तिकता और नंबर 3 रिज पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज फॉरेंसिक डर्मेटोग्लिफिक्स। फॉरेंसिक डर्मेटोग्लिफिक्स क्या है? फॉरेंसिक डर्मेटोग्लिफिक्स हाथों और पैरों के प्रिंट और ओलर सतहों के साथ साथ फ्लेक्सर्स, कार्यात्मक सिलवटी और संपूर्ण व्यक्ति की त्वचा की विशेषताओं और उनकी समस्त विशेषताओं के अध्ययन का वर्णन करता है। फॉरेंसिक मनोविज्ञान में डर्मेटोग्लिफिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में, फॉरेंसिक मनोविज्ञान में, न्यायिक मनोविज्ञान में डर्मेटोग्लिफिक्स न केवल अपराधियों या दोषियों को पकड़ने के लिए बुनियादी पैटर्न, प्रकार और रिज गिनती से संबंधित है, बल्कि मस्तिष्क विज्ञान, चिकित्सा, आनुवंशिकी, मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान के एकीकरण से भी संबंधित है। फिंगरप्रिंट वर्गीकरण प्रकार क्या है इनका, इनके क्लासिफिकेशन टाइप्स क्या है? उंगलियों के निशान को 5 कैटेगरीज में, 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आर्च, टेंटेड आर्च, बायां लूप, दायां लूप और होर्न। एल्गोरिदम फिंगरप्रिंट
छवि में एक वचन बिंदु यानी कोर और डेल्टा निकालता है और पाए गए एक वचन बिंदुओं की संख्या और स्थानों के आधार पर वर्गीकरण करता है। एक यूनिट है FBI, जिसका फुल फॉर्म है संघीय जांच ब्यूरो। 8 अलग अलग प्रकार के फिंगरप्रिंट को पहचानता है: रेडियल लूप, अल्नार लूप, डबल लूप, सेंट्रल पॉकेट लूप, प्लेन आर्क, टेंटेड आर्क, प्लेन होल एंड एक्सीडेंटल। चक्र आमतौर पर गोलाकार या सर्पिल आकार का होते हैं। अब एक बात सामने आती है कि क्या ट्विंस जुड़वा बच्चों की उंगलियों के निशान एक जैसे होते हैं? एक आम धारणा यह है कि जुड़वा बच्चों में बहुत सारी समानताएं होती हैं, तो ये भी लोग सोचते हैं कि क्या उनकी उंगलियों के निशान एक जैसे होते हैं। ये गलत धारणा है कि जुड़वा बच्चों की उंगलियों के निशान एक जैसे होते हैं, जबकि एक जैसे जुड़वा बच्चों में कई शारीरिक विशेषताएं समान होती हैं। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट फिंगरप्रिंट होता है। और सारी समानताएं हो सकती हैं, शारीरिक समानताएं हो सकती हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट उनका अलग अलग होगा। ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अब आज के समय में बायोमेट्रिक के माध्यम से कॉलेजेस में, कार्यालयों में उपस्थिति लगाई जाती है, तो एक मन में ख्याल आता है कि क्या बायोमेट्रिक एक फिंगरप्रिंट है? देखिए, बायोमेट्रिक्स यूनिक भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, जिनका उपयोग स्वचालित पहचान के लिए किया जा सकता है। DNA को फिंगरप्रिंट क्यों कहा जाता है? हमें से प्रत्येक आनुवांशिक रूप से अद्वितीय है, यूनिक है, और इस आनुवांशिक भिन्नता का उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि पारंपरिक फिंगरप्रिंट करता है। इस प्रकार इसे DNA फिंगरप्रिंट कहते हैं। त्वचा की कितनी परतों पर उंगलियों के निशान होते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। फिंगरप्रिंट अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी स्किन में, हमारी त्वचा की किन परतों पर उंगलियों के निशान होते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है, मैं उसको कुछ इस तरह से समझूं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, तब तक त्वचा की 7 परतें होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं, और फिंगरप्रिंट लकीरें शीर्ष 5 परतों के माध्यम से तरंगित होती हैं। चोट लगने या गंभीर घाव के कारण उंगली की नोक के नुकसान को छोड़कर व्यक्तियों का घर्षण रिच पैटर्न में लगातार उसी तरह फिर से विकसित होगा जैसे उनकी त्वचा जीवन भर फिर से विकसित होती है। अब त्वचा की कौन सी परत उंगलियों के निशान बनाती है? तो एक त्वचा की परत है जिसका नाम है पेपिलरी डर्मिस। ये डर्मिस की ऊपरी परत है, जिसे पेपिलरी डर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस के निकटवर्ती स्ट्रेटम बेसल में छोटे प्रक्षेपण बनाती और उंगलियों के निशान और पैरों के निशान जैसे दृश्यमान यूनिक स्किन पैटर्न, त्वचा पैटर्न के लिए जिम्मेदार होती है। उंगलियों के निशान की बायोलॉजी क्या है, उसका जीव विज्ञान क्या है? कई अन्य जटिल लक्षणों की तरह अध्ययन से पता चलता है कि आनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों कारक भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान, उंगलियों के पैड पर त्वचा की लकीरें, जिन्हें हम डर्मेटोग्राफिक्स
कहते हैं कि पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं। ये लकीरें पैर की उंगलियों, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर मौजूद होती हैं। अभी मैंने एक शब्द का नाम लिया था डेल्टा। फिंगरप्रिंट में डेल्टा क्या है? फिंगरप्रिंट का मुख्य भाग केंद्रीय क्षेत्र है। डेल्टा फिंगरप्रिंट का एक त्रिकोण आकार का क्षेत्र है। त्रिकोण जिसमें 3 कोने होते हैं, जहां रिज गठन दिशा बदलता है। आर्क में जो प्रिंट है, आर्क में प्रिंट के मूल में एक केंद्रीय डेल्टा होता है। लूप में कोर के किनारे पर एक डेल्टा होता है और होर्ल में 2 डेल्टा होते हैं, कोर के प्रत्येक तरफ एक एक। अब बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट क्यों यूनिक है, क्यों अद्वितीय है। जैसे जैसे अलग अलग कोशिका समूह अपने भौतिक स्थान के सापेक्ष एक दूसरे के विरुद्ध धकेलते गए, फोर्ल पैटर्न उभर कर सामने आए। गर्भ में उंगलियों का बेतरतीब स्थान, क्योंकि कोशिकाएं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विरुद्ध धक्का देकर लकीरें बनाती हैं। यही पैटर्न को इतना बेतरतीब बना देता है और यही कारण है कि एक जैसे जुड़वा बच्चों के भी अलग अलग प्रिंट होते हैं। अब डर्मेटोग्राफिक्स के फायदे क्या हैं, हमको ये भी मालूम होने के लाभ क्या हैं। डर्मेटोग्राफिक्स के जो फायदे हैं वे जन्म के समय पूरी तरह से विकसित होते हैं और उसके बाद जीवन भर अपरिवर्तित रहते हैं। नंबर 2, उनके स्थायी छापों की स्कैनिंग या रिकॉर्डिंग तेजी से, सस्ते में आसानी से और रोगी को कोई आघात या अस्पताल में भर्ती किए बिना पूरी की जा सकती है। डर्मेटोग्राफिक्स का उपयोग करके मनोवैज्ञानिक आपके दाएं और बाएं दोनों मस्तिष्क के विवरण का अध्ययन कर सकते हैं। दायां मस्तिष्क आपको आपके सीखने, सोचने, मौखिक क्षमता, समस्या सुलझाने के कौशल आदि के बारे में सटीक जानकारी देगा। बायां मस्तिष्क आपके संचार, योजना, दृश्य क्षमता, शारीरिक पहचान आदि को चित्रित करेगा। फिंगरप्रिंट का उद्देश्य क्या है? हम सभी अब तक जानते हैं कि उंगलियों के निशान पहचान और विशिष्टता का एक रूप है। ये तथ्य कि पहचान हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है भी उपयोगी हो सकता है, विशेष रूप से पुलिस अपराधों को सुलझाने के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करती है। अब इसका दायरा क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका डर्मेटोग्राफिक्स का? जनसंख्या भिन्नता, व्यक्तिगत पहचान, जुड़वा अध्ययन, बीमारियों के साथ संबंध, एथलीटों का चयन, पितृत्व विवाद एंड प्राइमेटोलॉजी आदि के अध्ययन में डर्मेटोग्राफिक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कुछ बातें थी डर्मेटोग्राफिक्स से संबंधित। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेनिल थियोकार्बामाइड, जिसको हम शॉर्ट में पीटीसी बोलते हैं। फेनिल थियोकार्बामाइड, जिसे फेनिल थियोयूरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक आर्गो सल्फर थायोरिया है जिसमें फिनाइल रिंग होता है। इसमें असामान्य गुण है। इसका स्वाद या तो बहुत कड़वा होता है या लगभग बेस्वाद होता है, जिसका कोई स्वाद नहीं, जो चखने वाले की आनुवंशिक संरचना पर निर्भर करता है। 1931 में आर्थर फॉक्स नाम का एक केमिस्ट, रसायनज्ञ, एक बोतल में कुछ पाउडर पीटीसी डाल रहा था। जब कुछ पाउडर गलती से हवा में उड़ गया तो पास खड़े एक सहकर्मी उसका था, उसने शिकायत की
कि धूल का स्वाद कड़वा है। ये जानने की उत्सुकता में कि वे रसायन का स्वाद अलग अलग कैसे ले सकते हैं, उन्होंने फिर इसे चखा और परिणाम वही थे जो उन्होंने बताया था। फॉक्स ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को रसायन आजमाने को कहा और फिर बताया कि इसका स्वाद कैसा था। कुछ लोगों को कुछ भी स्वाद नहीं आया, कुछ को ये बहुत कड़वा लगा और कुछ को लगा कि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा है। इसकी खोज के तुरंत बाद आनुवांशिकीविदों ने निर्धारित किया कि एक वंशानुगत घटक है जो हमारे पीटीसी फिनाइल थायोकार्बामाइड के स्वाद को प्रभावित करता है। आज हम जानते हैं कि पीटीसी का स्वाद लेने की क्षमता एक जीन द्वारा व्यक्त की जाती है जो जीभ पर स्वाद रिसेप्टर के लिए कोड करती है। पीटीसी जीन TAS2R38 की खोज 2003 में की गई थी। पीटीसी जीन के दो सामान्य रूप या अलील हैं और कम से कम 5 दुर्लभ रूप हैं। सामान्य रूपों में से एक चखने वाला अलील है, दूसरा गैर चखने वाला अलील है। प्रत्येक एलील थोड़े अलग अलग आकार वाले कड़वे स्वाद रिसेप्टर प्रोटीन के लिए कोड करता है। रिसेप्टर प्रोटीन का आकार ये निर्धारित करता है कि यह पीटीसी से कितनी मजबूती से जुड़ सकता है। क्योंकि सभी लोगों के पास प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं, कड़वे स्वाद वाले जीन वेरिएंट का संयोजन ये निर्धारित करता है कि क्या किसी को पीटीसी अत्यधिक कड़वा या कुछ हद तक कड़वा या बिना स्वाद वाला लगता है। यद्यपि पीटीसी प्रकृति में नहीं पाया जाता, लेकिन इसका स्वाद लेने की क्षमता प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अन्य कड़वे पदार्थों का स्वाद लेने की क्षमता से दृढ़ता से मजबूती संबंधित होती है, जिनमें से कई विषाक्त पदार्थ होती हैं। अब हम बात करते हैं कि पीटीसी फेनिल थियोकार्बामाइड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। पीटीसी एक कड़वे कार्बनिक यौगिक का स्वाद लेने की क्षमता, जिसे बिमोडल ऑटोसोमल विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है। आनुवंशिक और मानवशास्त्री दोनों अध्ययनों में आनुवंशिक विशेषता को जानने के लिए व्यापक रूप से पीटीसी का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि पीटीसी किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो आम तरीके से पत्ता गोभी, ब्रोकली, काली मिर्च और वाइन जैसे खाद्य पदार्थों जिनमें फेनिल थियोकार्बामाइड पीटीसी जैसे प्रोटीन होते हैं, कुछ लोगों में कड़वा स्वाद पैदा करते हैं। स्टडी से पता चला कि चखने की क्षमता और मोटापे के विकास और परिणाम स्वरूप हृदय रोग के बीच संबंध। अब एक बात आती है कि सुपर टेस्टर में कौन सा रसायन होता है। सुपर टेस्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के अनुसार सुपर टेस्टर्स में TAS2R38 नामक एक स्वाद रिसेप्टर जीन होता है जो उन्हें फेनिल थियोकार्बामाइड नामक रसायन या 6N प्रोपिल थियोरोसिल प्रोप नामक संबंधित पदार्थ की कड़वाहट का स्वाद लेने की इजाजत देता है, अनुमति देता है। कड़वे यौगिक फेनिल थियोकार्बामाइड
और संबंधित रसायनों का स्वाद चखने की क्षमता और आज तक परीक्षण की गई सभी मानव आबादी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पीटीसी का स्वाद ले सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पीटीसी का स्वाद नहीं चख सकते। अभी मैंने आपको बताया है कुछ सब्जियां हैं, कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें पीटीसी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सब्जियों की, स्पेशली कि किन सब्जियों में पीटीसी होता है। हालांकि जिनी ब्रासिका, राफानस और नास्ट्रियम ये कई क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे क्रमशः केल, मूली और वाटरक्रेस पीटीसी जैसे ग्लूकोसाइनोलेट्स 7 को शामिल करने के लिए जाने जाते। अब बात आती है कि मानव में पीटीसी क्या है। मानव में पीटीसी क्या है? फेनिलथियोकार्बामाइड एक कड़वे कार्बनिक यौगिक का स्वाद लेने की क्षमता, जिसे बिमोडल ऑटोसोमल विशेषता के रूप में अभी मैंने बताया, आनुवांशिक और मानवशास्त्रीय अध्ययन दोनों में वंशानुगत विशेषता को जानने के लिए व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। फेनिलथियोकार्बामाइड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आनुवंशिक पैठ इतनी मजबूत थी कि डीएनए मिलान के आगमन से पहले इसका उपयोग पितृत्व परीक्षणों, पैटर्निटी टेस्ट में किया जाता था। मानव आबादी में मेंडेलियन बहुरूपता के उदाहरण के रूप में पीटीसी स्वाद परीक्षण का स्कूल और कॉलेज के व्यवहारिक शिक्षण में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। तो ये पीटीसी के बारे में था। अब बात हम करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। इसको आम बोलचाल में रंगों का अंधापन भी कहते हैं। वर्णांधता क्या है? शब्दों से ये स्पष्ट है, वर्ण अंधता। वर्ण माने रंग और अंधता यानी न दिखना। यदि आपको वर्णांधता, रंग दृष्टि की कमी है तो इसका मतलब ये है कि आप अधिकांश लोगों की तुलना में रंगों को अलग तरह से देखते हैं। अधिकांश समय रंग दृष्टि की कमी के कारण कुछ रंगों के बीच विभेद करना, बता पाना, अंतर बताना कठिन हो जाता है। आमतौर पर रंग दृष्टि की कमी परिवारों में होती है। वर्णांधता रंग दृष्टि की कमी है जो तब प्रभावित होती है जब दो प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं अपना कार्य करने में विफल हो जाती हैं। ये स्थिति आमतौर पर अक्सर विरासत में मिलती है। अन्य कारणों में कुछ नेत्र रोग और दवाएं शामिल हैं। महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष प्रभावित होते हैं। वर्णांधता में आमतौर पर लाल और हरे रंग के बीच अंतर करने में असमर्थता शामिल होती है। लाल और हरे रंग को ठीक ढंग से ना पहचान सकना। वंशानुगत वर्णांधता का कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। यदि वर्णांधता किसी अन्य स्थिति के कारण होता है तो अंतर्निहित कारण का इलाज करने से मदद मिल सकती है, लेकिन वंशानुगत वर्णांधता लाइलाज है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहेगी। वर्णांधता तब होता है जब आप रंगों को सामान्य तरीके से देखने में असमर्थ होते हैं। इसे रंग की कमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रंगों का अंधापन भी कहते हैं, वर्णांधता भी कहते हैं। देखिए, रेटिना में ये आमतौर से लाल और कभी कभी नीले रंग के बीच होता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश का पता लगाती हैं, लाइट का पता लगाती हैं। इन्हें छड़ और शंकु कहा जाता है। छड़ें केवल प्रकाश और अंधेरे का पता लगाती हैं और कम प्रकाश स्तर के प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील होती हैं। शंकु कोशिकाएं रंग का पता लगाती हैं और आपकी दृष्टि के केंद्र के पास केंद्रित होती हैं।
रंग देखने वाले शंकु 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा, नीला। मस्तिष्क हमारी रंग धारणा को निर्धारित करने के लिए इन शंकु कोशिकाओं से इनपुट का उपयोग करता है। वर्णांता तब हो सकता है जब एक या अधिक रंग शंकु कोशिकाएं अनुपस्थित हों, काम नहीं कर रही हों या सामान्य से भिन्न रंग का पता लगाएं। गंभीर वर्णांता तब होता है जब तीनों शंकु कोशिकाएं एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। हल्का वर्णांता तब होता है जब सभी 3 शंकु कोशिकाएं मौजूद होती हैं, लेकिन एक शंकु कोशिका ठीक से काम नहीं करती है, तो ये सामान्य से भिन्न रंग का पता लगाता है। वर्णांता की विभिन्न डिग्री होती हैं। हल्के रंग की कमी वाले कुछ लोग अच्छी रोशनी में सामान्य रूप से रंग देख पाते हैं, लेकिन कम रोशनी में उन्हें कठिनाई होती है। अन्य लोग किसी भी प्रकाश में कुछ रंगों को अलग नहीं कर सकते। वर्णांधता आमतौर पर दोनों आंखों को समान रूप से प्रभावित करता है और जीवन भर स्थिर रहता है। कलर ब्लाइंडनेस आमतौर पर ऐसी चीज है जो आपको जन्म से होती है, लेकिन आप इसे बाद में जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी के जन्म से नहीं है तो बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं। रंग दृष्टि में परिवर्तन अधिक गंभीर स्थिति का संकेत दे सकता है। जो कोई भी रंग धारणा में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसे नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उनकी राय लेना चाहिए। इसके लक्षण क्या है? वर्णांधता के हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं इसके लक्षण। कई लोगों में इतने हल्के लक्षण होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनमें रंग की कमी है। माता पिता को बच्चों में कोई समस्या तभी नजर आती है जब वो अपने रंग सीख रहा होता है। इसीलिए आजकल प्ले ग्रुप के स्टूडेंट्स को कलरिंग कराने के लिए और रंग आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले यही कराया जाता है और पहचानवाया जाता है। अब इनके लक्षणों में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे रंग और रंगों की चमक को सामान्य तरीके से देखने में परेशानी, समान या समान रंगों के बीच अंतर बताने में असमर्थता। ऐसा सबसे अधिक लाल और हरे या नीले और पीले रंग के साथ देखने को मिलता है। सबसे गंभीर रूप को छोड़कर रंग अंधापन दृष्टि यानी वर्णांता की तीक्ष्णता को प्रभावित नहीं करता। किसी भी रंग को देखने में असमर्थता और हर चीज को केवल भूरे रंग में देखने को अक्रोमेटोप्सिया कहा जाता है। ये दुर्लभ स्थिति अक्सर इनसे जुड़ी होती है। एम्ब्लियोपिया या आलसी आंख, अक्षी दोलन, नंबर 3 प्रकाश संवेदनशीलता और नंबर 4 कमजोर दृष्टि। कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांता के कारण क्या है, कॉज क्या है? कलर ब्लाइंडनेस वाले अधिकांश लोग इसके साथ ही पैदा होते हैं। इसे जन्मजात स्थिति कहा जाता है। जन्मजात रंग दृष्टि दोष आमतौर पर मां से बेटे में फैलता है। ये दोष रेटिना में शंकु की आंशिक या पूर्ण कमी के कारण होते हैं। शंकु आपको लाल, हरा, नीला रंग पहचानने में मदद करते हैं। जीवन में बाद में होने वाली अधिकांश वर्णांधता की समस्याएं जो हैं वो निम्न का परिणाम होती हैं, जिसमें बीमारी है, सदमा है, दवाओं से विषाक्त प्रभाव है, चयापचय रोग या संवहनी रोग इत्यादि। रोग से उत्पन्न रंग दृष्टि दोषों को जन्मजात रंग दृष्टि समस्याओं की तुलना में कम समझा जाता है। रोग विशिष्ट अंधापन अक्सर दोनों आंखों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। बीमारी के कारण होने वाला रंग दृष्टि दोष आमतौर पर समय के साथ साथ खराब हो जाता है। अधिग्रहित रंग दृष्टि हानि रेटिना या ऑप्टिक तंत्रिका
को नुकसान का परिणाम हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस का खतरा किसे होता है? देखिए, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के साथ पैदा होने का जोखिम कहीं अधिक होता है। जिन्हें ये समस्या शायद ही कभी होती है, अनुमान है कि 10 में से 1 पुरुष में किसी न किसी रूप में रंग की कमी होती है। उत्तरी यूरोपीय मूल के पुरुषों में रंग अंधापन अधिक आम है। कुछ शर्तों के होने से शरीर में रंग की कमी होने का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें शामिल है आंख का रोग, मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, पुरानी शराबबंदी, ल्यूकेमी, दरांती कोशिका अरक्तता इत्यादि। कुछ दवाएं भी आपके वर्णांधता के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्लाक्वेलिन दवा रंग अंधापन का कारण बन सकती है। इसका उपयोग अन्य स्थितियों के अलावा रोमेटियाइड गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। वर्णांधता का निदान कैसे संभव है? नेत्र रोग विशेषज्ञ ये निर्धारित करने के लिए एक सरल परीक्षण करने में सक्षम होगा कि आपको रंग अंधापन है अथवा नहीं। परीक्षण में आपको बहुरंगीन बिंदुओं से बना एक पैटर्न दिखाया जाता है। यदि आपके पास रंग की कमी नहीं है तो आप बिंदुओं के बीच संख्याएं और आकार देख पाएंगे। यदि आप कलर ब्लाइंड हैं, वर्णांध हैं, तो आपको पैटर्न में संख्या और आकार ढूंढने में कठिनाई होगी। हो सकता है कि आपको पैटर्न में कुछ ना भी दिखाई दे। जैसे यह है रंग की कमी वाला व्यक्ति, इस चित्र में बिंदुओं के बीच संख्या 5 को देखने में सक्षम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये उसे पूछा जाता है। इसका उपचार क्या है? देखिए, जन्मजात रंग अंधापन का कोई इलाज नहीं, लाइलाज है, मैंने पहले बताया। यह आमतौर पर किसी भी महत्वपूर्ण विकलांगता का कारण नहीं बनता है। हालांकि विशेष कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मे हैं जो मदद कर सकते हैं। आपका नेत्र रोग विशेषज्ञ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रंग अंधापन के अधिकृत रूपों का इलाज कर सकता है। वो उस अंतर्निहित स्थिति या दवा का समाधान करेगा जिसके कारण ये समस्या हुई है। अब हम यूनिट 8 की बात करते हैं। जल्दी जल्दी हम चाहते हैं कि हम इसको भी कवर कर लें। हालांकि आज का जो विषय था वो 1 घंटे से कहीं ज़्यादा था। बहरहाल पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इन सारी बातों से अवगत कराएं। देखिए, मानव विज्ञान में जनजाति का कॉन्सेप्ट क्या है? आदिवासी जनजाति की अवधारणा क्या है? इसको जनजाति क्यों कहा जाता है? शब्द जनजाति जो है, जो लैटिन ट्राइबस से आया है, शास्त्रीय और बाइबिल छवियों से जुड़ा था। प्राचीन रोमनों ने अपनी आबादी के कुछ हिस्सों के साथ साथ सेल्टिक और जर्मनिक समाजों को दर्शाने के लिए ट्राइबस शब्द का इस्तेमाल किया, जिनके साथ 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत के कई यूरोपीय और अमेरिकी पहचान रखते थे। अब हम बात करते हैं जनजाति की परिभाषा क्या है। जनजाति लोगों का एक समूह है। जनजाति लोगों का एक समूह है, एक साथ रहते हैं, एक ही भाषा, संस्कृत और इतिहास साझा करते हैं, शेयर करते हैं, और कस्बों या शहरों से बाहर रहते हैं। वन उत्पाद एवं वन भूमि इनकी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। इनके कॉन्सेप्ट क्या है? जनजाति के लिए इनकी अवधारणा एक सामान्य परिभाषा ऐसे लोगों का एक समूह जिनकी वंशावली समान है, समान पूर्वज हैं, समान संस्कृत है और वे अपने स्वयं के संलग्न समाज में रहते हैं। जनजाति के अन्य नाम जैसे इनको कबीला है, इसका प्रयोग कुछ यूरोपीय देशों में किया जाता है, परिवार। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से समरूप और गैर स्तरीकृत समाज जिसका एक सामान्य क्षेत्र है, केंद्रीकृत राजनीतिक या कानूनी संस्थानों के बिना, जिसके सदस्य विस्तारित रिश्तेदारी संबंधों, अनुष्ठान, दायित्वों से जुड़े हुए हैं। मानव विज्ञान में जातिवादिता क्या है? जातिवाद क्या है? जातिवाद, जनजातिवाद जनजातियों
या जनजातीय जीवन शैली द्वारा संगठित होने या उनकी वकालत करने की स्थिति है। मानव विकास मुख्य रूप से बड़े और हाल ही में बसे कृषि समाजों या सिविलाइजेशन सभ्यताओं के विपरीत छोटे शिकारी समूहों में हुआ है। जनजाति अध्ययन, ट्राइबल स्टडी का कॉन्सेप्ट क्या है, की अवधारणा क्या है, तो उसका अध्ययन ये क्षेत्र आदिवासी जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें उनकी संस्कृति, कल्चर, इतिहास, हिस्ट्री, भाषा, लैंग्वेज, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, रीति रिवाज, कस्टम्स, परंपराएं, ट्रेडिशंस, शासन प्रणाली और उनके सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल वेलफेयर से संबंधित, सांस्कृतिक कल्याण से संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं। जनजाति धर्मों की, ये तो जनजाति अध्ययन, जनजाति धर्मों की अवधारणा क्या है? जनजाति धर्म को विभिन्न रूप से जीववाद, आदिम धर्म, मूल धर्म, स्वदेशी धर्म और कई अन्य स्थानीय शब्दों में भी कहा जाता है। यह अवधारणा आमतौर पर आदिम लोगों को और निचली जातियों के समाजों के बीच अलौकिक प्राणियों में विश्वास के अस्तित्व से जुड़ी है। ये जनजाति का एक चित्र है आपके सामने। इसमें देखिए वो अपने अस्तित्व को दर्शा रही हैं। भारत में जनजातीय अध्ययन के जनक कौन है, ये बात भी हमको मालूम होना चाहिए। तो बहुत ही फेमस नाम है एस.सी. रॉय, शरद चंद्र राय, जिनका जन्म 4 नवंबर 1871 को और मृत्यु 30 अप्रैल 1942। मानव विज्ञान के एक भारतीय विद्वान थे। उन्हें कभी कभी भारतीय नृवंश विज्ञान यानी इथनोग्राफर का जनक, प्रथम भारतीय इथनोग्राफर और प्रथम भारतीय मानव शास्त्री माना जाता। कुछ प्रमुख आदिवासी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने लोगों और अपनी मातृभूमि के लिए बहुत कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें मुख्यतः बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र के एक आदिवासी नायक थे। अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गाइदिन्ल्यू, सिधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू, तिलका माझी, गोविंद गुरु, तिरोत सिंह, तेलंगा खारिया ये आदिवासी नायक हैं। आदिवासी शब्द का आविष्कार भारत के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया शब्द है। इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश में व्यापक रूप से किया जाता है। आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार आदिवासी लोगों के लिए ठक्कर बप्पा ने किया था। ठक्कर बप्पा। मानव विज्ञान में, मानव शास्त्र में ट्राइबल्स जनजाति का महत्व क्या है? जनजाति मानव विज्ञान इन परंपराओं को संरक्षित और प्रलेखित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे तेजी से वैश्वीकरण और सांस्कृतिक एक रूपीकरण के कारण इतिहास से लुप्त न हो जाएं। आदिवासी समुदाय रामायण और महाभारत के समय से ही भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रहे हैं। पूरे देश में जनजातीय लोगों के पास यूनिक लाइफस्टाइल, अद्वितीय जीवन शैली और रीति रिवाजों के साथ समृद्ध परंपराएं, संस्कृतियां और विरासत हैं। जनजातीय धर्म मौखिक परंपराओं पर बेस्ड है। जनजातियां रोजमर्रा की भाषा में अपनी आस्था व्यक्त करती हैं। उनके अनुष्ठानों का उद्देश्य जीवन की रोजमर्रा की दैनिक समस्याओं को हल करना है। पूजा की वस्तुएं प्रकृति की चीजें जैसे पेड़, नदियां, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। मानव विज्ञान में जनजातियों की विशेषताएं भी हैं अलग अलग, जैसे आदिवासियों के बीच में खराब साक्षरता और शिक्षा है, अंतर्विवाही समूह है, सामान्य बोली है, एकता की भावना है इत्यादि। ये सब इनकी विशेषताएं हैं। और प्रत्येक जनजाति पूरी जनजाति के लिए एक ही पूर्वज होने में विश्वास करती है। किसी जनजाति के संसाधन जैसे जल, जंगल आदि पूरी जनजाति के होते हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं होते।
जनजाति में अमीर या गरीब की कोई अवधारणा नहीं है। हालांकि वहाँ पे अमीरी तो बहुत रेयर केसेस में कहीं अगर है तो, अदरवाइज नहीं। और परिवारों के बीच भूमि का विभाजन उनके परिवार के आकार के आधार पर किया जाता है। प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग के प्रमुख और फाउंडर, एक जनजाति एक सामान्य नाम वाले परिवारों का एक समूह है, उनके अनुसार, जिसके सदस्य एक ही क्षेत्र पर रहते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं और विवाह, पेशे या व्यवसाय के संबंध में कुछ वर्जनाओं का पालन करते हैं, और एक अच्छी तरह से मूल्यांकन प्रणाली विकसित की, दायित्व की पारस्परिकता। और ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातीय आंदोलनों की विशेषता उनकी आवेग, उग्रवाद और हिंसा थी। इन आंदोलनों को मुख्य भूमि जनजाति विद्रोहों और सीमांत जनजाति विद्रोहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो भारत के उत्तर पूर्वी में भाग में केंद्रित है। इनकी अर्थव्यवस्था पारंपरिक अर्थव्यवस्था की 5 विशेषताएं हैं। किसी परिवार या जनजाति पर केंद्रित होना, शिकारी संग्रहकर्ता और खानाबदोश समाज में विद्यमान है, केवल वही उत्पादन करना जिसकी उसे आवश्यकता है, वस्तु विनिमय प्रणाली पर भरोसा करना, एक बार खेती और बसावट शुरू होने पर उसका विकास होता रहे। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। भारत में जनजातियों की संवैधानिक स्थिति और प्रकार क्या है। जनजातीय लोगों का एक समूह जो एक साझा भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। एक जनजाति की एक समान संस्कृति, बोली, धर्म होता है। उनमें एकता की भी प्रबल भावना है। जनजाति का नेतृत्व आमतौर पर एक मुखिया करता है। जनजाति समाज रिश्तेदारी के आधार पर संगठित जनजातियों का एक समूह है। आदिवासी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम उनके लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं, एक अर्जित लक्षण वाले और एक स्थायी लक्षण वाले। अब ये जो अनुसूचित जनजाति शब्द, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। अनुसूचित जनजाति सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों का एक समूह है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजातियां ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के कुछ हिस्से या समूह हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। यह हमें मालूम होना चाहिए। इस प्रकार किसी विशेष राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अनुसूचित जातियों जनजातियों का पहला विवरण संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के एक अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। इन आदेशों को बाद में केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। 2011 की अगर हम जनगणना के अनुसार डेटा देखें तो भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.9% था, जो अब काफ़ी चेंज हो गया है। इसके अलावा भारत में जनजातीय जनसंख्या की स्थिति पर चर्चा करते समय मालूम होना चाहिए कि 700 से अधिक जनजातियां हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजातियों में भील, जो सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, वे भारत की कुल अनुसूचित जनजाति का उनकी आबादी का लगभग 38% है, 38%। इस जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उसको भील भाषा बोलते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां हैं जिनमें गोंड, मुंडा, अंगामी, भूटिया, टोटो लोग दुनिया के सबसे छोटे स्वदेशी जाति समूहों में से एक है, जो भूटान के साथ भारत की सीमा पर टोटोपारा गांव में रहते हैं। भारत की सबसे अधिक ज्ञात जनजातियां जिनमें गोंड हैं, भील हैं, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, भूटिया, अंगामी, चंचू, कोडाबा और ग्रेट अंडमानी जनजातियां हैं। इसके अतिरिक्त
भील भारत की कुछ अनुसूचित जनजातियों में से एक हैं, जो अपनी कला के नाम से भील कला नामक अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी कलाकृतियों के कारण वे नीम के पेड़ की टहनियों और शाखाओं को ब्रश के रूप में और विभिन्न पत्तियों और फूलों से प्राप्त प्राकृतिक रंग द्रव्य का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं। भील कला अपने देवताओं और पूर्वजों को विभिन्न रंगों और पैटर्नों की पृष्ठभूमि पर चित्रित बिंदुओं के रूप में चित्रित करने के अपने तरीके में भी यूनिक हैं, जो उनको एक अनूठा रूप। डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स क्या है? भारत की विमुक्त जनजातियां और घुमंतू जनजातियां, आम तरीके से आपने देखा होगा जब हम रेल यातायात के माध्यम से यात्रा करते हैं तो अक्सर रेलवे स्टेशन के किनारे एक झुंड रहता है जो नोमैडिक ट्राइब्स माने जाते हैं। विमुक्त जनजातियां भारत की वे जनजातियां जिन्हें मूल रूप से 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत आपराधिक जनजातियों और गैर जमानती अपराधों के व्यवस्थित कमीशन की आदि के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। एक बार जब कोई जनजाति अपराधी के रूप में अधिसूचित हो जाती है तो उसके सभी सदस्यों को स्थानीय मजिस्ट्रेट के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर अब हम बात करें विमुक्त और घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियां कौन है। हमारे साथ समय हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो फिर समय मिला तो हम ये नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और समय अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर किया अपनी नॉलेज। धन्यवाद।